हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर को समझने के लिए हम लोग पहले समझते हैं सॉलिड के बारे में। हमें देखिए पता है कि सॉलिड जो होते हैं उनको हम तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो कंडक्टर, एक इंसुलेटर और दूसरा सेमीकंडक्टर। ये हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है? इनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पे। मतलब इससे करंट फ्लो हो सकती है कि नहीं, चार्ज फ्लो हो सकता है कि नहीं। कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए इसमें आराम से करंट फ्लो हो सकती है, चार्ज फ्लो हो सकता है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जीरो होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी जीरो होती है, कोई करंट फ्लो नहीं हो पाती है। और सेमी कंडक्टर ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें रूम टेम्परेचर पे बहुत थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जीरो नहीं होंगे, कुछ होंगे, तो उनके वजह से कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो पाती है। तो कंडक्टर्स क्या हैं? कंडक्टर्स आर हैविंग हाई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब उसमें कितना चार्ज फ्लो हो सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर आर हैविंग, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? जो भी मेटल्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कंडक्टर चैप्टर टॉपिक में मेटल्स सारे होते हैं जो भी। नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर हैविंग जीरो कंडक्टिविटी ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके बाहर आ जाए। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो नहीं होगा उसमें कुछ भी। और सेमीकंडक्टर्स क्या है? सेमीकंडक्टर्स आर हैविंग few free electrons at room temperature। अब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके वजह से यहाँ पे कुछ चार्ज का फ्लो पॉसिबल होगा, तो हम बोलेंगे इसकी कंडक्टिविटी होगी बट वो बहुत कम होगी। सो इट विल हैव लो कंडक्टिविटी। अगर मेटल में मान लीजिए हम कॉपर ले लें, मेटल में कॉपर ले लें, इंसुलेटर में क्वार्ट्ज ले लें और सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन ले लें, तो कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर जो होगी वो अराउंड कंडक्टिविटी ऑफ जो सिलिकॉन होती है उससे 10 के पावर 11 टाइम होती है उसकी कंडक्टिविटी। मतलब इसके कंपेरिजन में बहुत हाई कंडक्टिविटी है मेटल्स की। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से कंपेयर करें, क्वार्ट्ज, तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा है, 10 के पावर 13 होती है। मतलब इंसुलेटर के कंपेरिजन में काफ़ी कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, और उसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा कंडक्टिविटी है मेटल्स की। तो बेसिकली हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर मतलब जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
इंसुलेटर मतलब जिसमें कुछ एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे अंडर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे रूम टेम्परेचर पे बट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए एक और थ्योरी होती है बैंड थ्योरी, तो वो हम समझ लेते हैं, हालांकि यहाँ पे कोई उसका बहुत यूज नहीं होगा फिर भी हम समझ लेते हैं। तो ये हम समझते हैं नेक्स्ट, बैंड थ्योरी फॉर सॉलिड। अब देखिए ये बैंड थ्योरी फॉर सॉलिड क्या होता है। तो हमको एक सॉलिड ले लेते हैं, मान लीजिए हमने सोडियम ले लिया। तो सोडियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो अगर एक सिंगल सोडियम एटम हमने लिया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कुछ वैसा और ऐसा हो रहा होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी लेवल्स को, पहले 1s दिखाते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर उससे ऊपर 2s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर उससे ऊपर 2p, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उससे ऊपर 3s, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे हम उसके उसके एनर्जी को समझते हैं। ये एक सिंगल एटम है ना, 1 एटम। अगर हम ऐसे n एटम ले लें इन गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस बहुत लार्ज है, तो उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अगर आप n एटम ले लोगे तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। अब हर एक एटम में एक 1s एनर्जी लेवल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब वहां पे आप बोल सकते हो कि 1s जो होंगे हर एक का मिला के अगर सोचें तो 1s में अब कितने हो जाएंगे, एक के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n एटम के 1s में कितने हो जाएंगे, 2n इलेक्ट्रॉन। और उससे ऊपर वाले 2s में भी 2n इलेक्ट्रॉन, 2p में 6n इलेक्ट्रॉन, और 3s में n इलेक्ट्रॉन। सबके अलग अलग है, उनका हमने एक जगह दिखा दिया है ना। 1s के हर एक एटम की एनर्जी जो होगी वो सेम होगी, 2s के हर एक एटम की एनर्जी सेम होगी, तो हमको हमने एक जगह दिखा दिया। ये कब है, वेपर स्टेट में। लेकिन अगर n एटम को हम क्लोज लाना शुरू कर दें, अगर n एटम क्लोज लाना स्टार्ट करेंगे तो हर एक एटम जब क्लोज आता है तो उसके आउटर ऑर्बिटल एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लग जाते हैं, और इंटरेक्ट करने की वजह से क्या होता है, ये जो एनर्जी लेवल होता है ये स्प्लिट होने लग जाता है। अभी 3s की एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, 2p की एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, लेकिन जब ये पास आते हैं सॉलिड स्टेट में, तो अगर आप n एटम ऑफ सोडियम लेते हो इन सॉलिड स्टेट, तो अब वो एटम दूर दूर नहीं है, वो पास आ गए हैं, तो उनका जो आउटर ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस इंटरेक्शन की वजह से जो अभी तक एनर्जी लेवल एक डिस्क्रीट रहती थी, अब वो स्प्लिट होने लग जाती है और ऐसे डिवाइड होकर के एक बैंड में डिवाइड हो जाती है। अब इस बैंड में ये 3s का बैंड हो गया, इससे नीचे 2p का बैंड होगा, मतलब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इंटरेक्शन की वजह से स्प्लिट हो जा रहा है 2p वाला। उससे नीचे जितना हम नीचे जाते जाएंगे उतनी स्प्लिटिंग कम होती जाएगी, क्योंकि इंटरेक्शन अंदर के एटम का कम होगा। सबसे बाहर वाले की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होता है उतनी ज्यादा उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो अब एन एटम के जो एनर्जी लेवल्स है वो एनर्जी डिस्क्रीट नहीं रह जाएंगे, वो एनर्जी के बैंड्स बन जाते हैं ना। ये एनर्जी बैंड्स हैं, ये सारे एनर्जी के बैंड हैं। अब इस एनर्जी बैंड में 1s के एनर्जी बैंड में कितने एटम होंगे, हमें पता है कि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 1s में, और हमारे पास n एटम है, तो ये 1s में कितने हो जाएंगे, 2n इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2n इलेक्ट्रॉन भरे होंगे ना, इस बैंड में 2n इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। ऐसे 2s में देखोगे तो उसमें भी 2n इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे।
2p में 6n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 3s में आपको पता है कि हाफ फिल्ड था, तो इसमें n इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। और ये ऊपर वाला ये जो लेवल खाली रह गया, और इससे ऊपर के जो भी ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इसके ऊपर भी और एनर्जी लेवल्स होंगे जो बैंड बन चुके होंगे, बट वो खाली होंगे। तो जो भी ये फील्ड वाले बैंड बने हैं, इनको हम बोलते हैं, ये सारे को बोलते हैं जो फील्ड है बैंड एनर्जी के, इनको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और ये जो खाली वाले हैं, इनको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो एक सॉलिड को में हम एनर्जी लेवल को एक डिस्क्रीट एनर्जी से नहीं दिखाते हर एक ऑर्बिटल का, उसमें एक बैंड से दिखाते, क्योंकि वहां पर ये जो आपने डिस्क्रीट डिफाइन किया था वो केवल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन थे और न्यूक्लियस के इंटरेक्शन को लेकर के डिफाइन था। लेकिन जब कई सारे एटम पास में आ जाएंगे तो वहां पर केवल वो डिफाइन नहीं हो पाएगा ना, उनका इंटरेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एक बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये स्प्लिटिंग, जो बैंड का स्प्लिटिंग होगा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का, वो आउटर ऑर्बिटल के लिए ज्यादा होगा ना, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, अंदर के इलेक्ट्रॉन कम इंटरेक्ट करेंगे, तो वो जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल था वो कम स्प्लिट हो पाएगा। अब जो भी कंडक्शन बैंड वाले, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं ना, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ करके ऊपर कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए अवेलेबल हो जाएंगे ना, इसलिए इसका नाम है कंडक्शन बैंड ना, वहां पे कंडक्शन शुरू हो जाएगा। वैलेंस बैंड जब तक रहेंगे तब तक वो बंधे हुए रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड will not be available for conduction। जबकि इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड will be available for conduction। अब देखिए, अगर हम कंडक्शन बैंड बोलेंगे तो इसके ऊपर के सारे जो भी खाली वाले ऑर्बिटल है उससे हमारा मतलब होगा, लेकिन इसमें भी हमने कंडक्शन बैंड बोलने से मतलब होगा, सबका नाम कंडक्शन बैंड है, लेकिन जो फील्ड ऑर्बिटल है, फील्ड बैंड है, उसके जस्ट ऊपर वाले को नॉर्मली हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। सेम वे में वैलेंस बैंड, ये सारे वैलेंस बैंड है, लेकिन अगर हमने केवल बोला वैलेंस बैंड, तो सबसे ऊपर वाला जो फील्ड ऑर्बिटल होगा उसका, उसको लेकर के हम बोल रहे होंगे ना। अगर कुछ मेंशन नहीं है, हमने बोला वैलेंस बैंड, तो मतलब हमारा इससे होगा। कुछ हमने मेंशन नहीं किया, बोला कंडक्शन बैंड, तो इस मतलब इस वाले बैंड से होगा ना। हालांकि सारे खाली वाले जो बैंड है वो कंडक्शन बैंड है, सारे भरे हुए जो बैंड होंगे वो वैलेंस बैंड है। ना सारे भरे हुए जो बैंड है वो वैलेंस बैंड है, लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं, जो सबसे हाई एनर्जी वाला जो भरा हुआ ऑर्बिट बैंड होगा, सबसे हाई एनर्जी का ये है ना, उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। सेम वे में ऑल एम्प्टी बैंड
आर कंडक्शन बैंड, लेकिन जो लोएस्ट एम्प्टी बैंड होगा, जनरली लोएस्ट एम्प्टी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो पहले तो हमने अभी ये समझा कि एक सॉलिड को में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ना हो करके एनर्जी के बैंड्स बन जाते हैं। अब हम इस बैंड के बेसिस पे समझेंगे कि सॉलिड कैसे कंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है, या फिर सेमीकंडक्टर हो सकता है। तो इसको समझने के लिए, जैसे कंडक्टर है, तो कंडक्टर में नॉर्मली क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड होगा ना, सीबी मतलब कंडक्शन बैंड, और जो बैलेंस बैंड होगा, जैसे ये हाफ फील्ड है, सबसे ऊपर वाला दिखा रहा हूं ना, इसके नीचे भी होंगे बैलेंस बैंड और इसके ऊपर कंडक्शन बैंड, तो उनके बीच में गैप बहुत कम होता है ना। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखिए, जैसे दो बैंड के बीच में ये जो गैप है ना, इस एनर्जी का ये जो गैप होगा, इसको हम बोलते हैं बैंड गैप। ये जो गैप है, इसके हाईएस्ट वाली एनर्जी और इसकी लोएस्ट वाली एनर्जी के बीच का डिफरेंस को हम बोलेंगे बैंड गैप, और ईजी से डिनोट करेंगे। तो कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो डिफरेंस होता है नेग्लिजिबल है ना, लेकिन अगर आप इंसुलेटर में देखोगे ना, इसके नीचे और वैलेंस बैंड होंगे ना, उनको मैंने नहीं दिखाया है, ऐसे और भी होंगे। इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड होगा और वैलेंस बैंड होगा, इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। ये गैप जो होगा, ये अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का रहता है। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होगा, ये केटी रेंज का होता है, जहां के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, बाकी इसके और भी वैलेंस बैंड। तो अब देखिए क्या होता है, जो भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली उधर उधर मूव करते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वो मूव करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंडक्शन के लिए अवेलेबल है। इसमें ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, लेकिन टकराने की वजह से जो इनको एनर्जी मिलती है रूम टेम्परेचर पे, वो केटी रेंज में मिलती है ना। अगर इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं वैलेंस बैंड में और टकराते रहते हैं ना, और टकराते हुए उनको एनर्जी मिलती है, तो टकराने की वजह से केटी रेंज की एनर्जी आती है। ये एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम है, तो यहाँ से यहाँ ये जा नहीं पाता, ये बैंड गैप बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता कंडक्शन के लिए। सेमीकंडक्टर में ये रूम टेम्परेचर के केटी रेंज का ही गैप है, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मूव करते हुए टकरा के इधर आ जाते हैं, तो इस वजह से हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्शन के लिए ना। और यहाँ तो कोई बैंड गैप है ही नहीं है, तो बहुत लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्टर में। तो हम लोग ऐसे बैंड को यूज करके, बैंड थ्योरी को यूज करके कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर समझते हैं। बाकी मेन बेसिक क्या है, कंडक्टर मतलब जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इंसुलेटर मतलब जिसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेमीकंडक्टर्स के टाइप के बारे में। अभी तक हमने सेमीकंडक्टर मतलब क्या समझ लिया, ऐसा सॉलिड जिसमें थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर।
तो सेमीकंडक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक होगा इंट्रिंसिक और दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक। तो इसका क्या मतलब है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब किसको बोलते हैं? जैसे आपने सिलिकॉन ले लिया, ये एक सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सिलिकॉन लिया, इसमें कुछ भी मिलाया नहीं है, या फिर जर्मेनियम ले लिया, उसमें कुछ भी मिलाया नहीं है, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक बोलेंगे। लेकिन आपने सिलिकॉन लिया और उसमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम मिला दिया ना, तो आप इसको ऐसे बोलोगे सिलिकॉन विदाउट इम्प्योरिटी। कुछ मिलाया नहीं, जो मिलाते हैं उसको इम्प्योरिटी बोलते हैं, विदाउट इम्प्योरिटी। या फिर जर्मेनियम ले लो विदाउट इम्प्योरिटी, तो वो सब क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। लेकिन सिलिकॉन लिया और उसमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम मिला दिया या फास्फोरस मिला दिया, इम्प्योरिटी मिला दी, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक बोलेंगे ना। तो ये सिलिकॉन विथ इम्प्योरिटी, कोई भी ले लो सर, सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो और उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दो ना। अब ये इम्प्योरिटी क्या होती है, कैसे उस बेसिस पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बताते हैं, वो समझते हैं ना। बट इंट्रिंसिक मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसा जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी ना। तो हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल में सिलिकॉन लेके चल रहे हैं, और ये ध्यान रखना है, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा वो कैसा होगा? वो ऐसा सेमीकंडक्टर होगा जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई होगी ना। ये क्या होगा? सेमीकंडक्टर विदाउट इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब अभी आपको समझ आएगा ना, जब ये बताऊंगा तो इम्प्योरिटी मतलब समझेंगे ना। तो इंट्रिंसिक में जो होंगे सारे के सारे एटम जो होंगे सेम टाइप के होंगे, कोई कुछ और मिक्स नहीं किया है। तो अगर आपने मान लो एग्जांपल में सिलिकॉन लिया, तो सिलिकॉन में आपको पता है कि आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 14 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करता है, अपने सराउंडिंग के दूसरे सिलिकॉन एटम से कोवैलेंट बॉन्डिंग बना लेता है ना। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो एक इनके बीच में बॉन्ड बन गई। सेम वे में दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ एक बॉन्ड है, तो ऐसे बॉन्ड की शेयरिंग हो गई ना। तो ऐसे ये बॉन्ड बना के रखते हैं। अब देखिए, रूम टेम्परेचर पे कई बार क्या होता है, कुछ एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाते हैं ना। रूम टेम्परेचर पे अब जैसे कोई ब्रेक हो गया, इसको ऐसे बना देता हूँ, ये वाला तो बॉन्ड है, मान लो ये वाला बॉन्ड, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे यहाँ का इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये बाकी एटम के और भी बॉन्ड्स होंगे, वो दिखाया नहीं है मैंने। एक लाइन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो ना, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक बॉन्ड जो ब्रेक हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर कंडक्शन बैंड में आ गया है ना, ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन टकराते हुए वैलेंस बैंड के एनर्जी गेन कर लेते हैं और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए। कंडक्शन बैंड मतलब उसको हम ऐसे दिखाएंगे, बाहर आ गया है, और यहाँ डॉटेड लाइन आ गई।
तो जहां पे डॉटेड लाइन है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे होल बन गया है, और यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल है, और साथ के साथ ये होल भी कंडक्शन के लिए अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है? अब हो सकता है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव कर जाए, रैंडम कुछ ऐसा हो जाए, तो यहाँ पे होल बन जाए और ये इधर आ जाए ना, या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाए, तो ऐसे भी हो सकता है। तो इस चीज को यहाँ समझते हैं। पहले मान लीजिए ये सिचुएशन थी, समझाने के लिए डायग्राम मैंने फिर से बनाया है, और फिर रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऐसे हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ये हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मूव करते हुए कई बार एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर सकता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो यहाँ का ये फिल हो गया और होल यहाँ पे क्रिएट हो गया ना, अंदर रैंडम मोशन होता रहता है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है ना। नए जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक होल क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मूव करते रह रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन आके यहाँ टकरा जाए और ये होल कंप्लीट हो जाए, और कहीं और से वो इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो वहाँ होल बन गया, तो ऐसा पॉसिबिलिटी रहती है। तो एक तरह से हम यहाँ पे बोलेंगे कि होल मूव कर गया ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उधर गया मतलब होल इधर आ गया। इलेक्ट्रॉन उधर गया, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, तो हम बोलेंगे एक पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर का पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर गया। तो इसलिए जो भी सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें हम बोलते हैं कि एक अगर हम सॉलिड ले लें ऐसे सेमी कंडक्टर, तो उसमें जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल है वो क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, साथ में होल्स अवेलेबल होते हैं ना, ऐसे हम रफ डायग्राम ऐसे दिखाते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और होल को हम मानते हैं कि वो उतना ही प्लस में चार्ज है ना, चार्ज ऑन होल वी एज्यूम चार्ज ऑन होल इक्वल टू प्लस ई। तो आप एक सेमी कंडक्टर में मानोगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं रूम टेम्परेचर पे और कई सारे होल्स हैं। अगर मान लो हम ये बोलें कि एन ई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और एन एच रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं एन ई एन एच। ये क्या है, यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है उनकी डेंसिटी है ना, चार्ज कैरियर डेंसिटी। तो जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ब्रेक करके निकले होंगे उतने ही होल्स क्रिएट हुए होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होगा नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो डेंसिटी होगी और होल्स की जो डेंसिटी होगी वो इक्वल होगी। और यहाँ सारे के सारे जो भी एटम है वो सिलिकॉन एक ही टाइप के हैं, इंट्रिंसिक इसलिए इसको बोला जा रहा है। और सेमी कंडक्टर में
कंडक्टिविटी के लिए कौन कौन अवेलेबल होते हैं? केवल ऐसा नहीं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल है ना, होल्स भी अवेलेबल होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग टाइप समझ रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हम कोई इम्प्योरिटी मिला दें ना, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे सेमीकंडक्टर विथ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी से हमारा क्या मतलब होगा? मान लो आपने सिलिकॉन लिया, तो सिलिकॉन कैसा है, इसमें 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं ना, 4 बॉन्ड ये बना सकता है। तो अगर हमने इसमें ट्राई वैलेंट वाली इम्प्योरिटी मिलाई जैसे एल्यूमिनियम ना, ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। अगर हम इसमें एल्यूमिनियम मिला देते हैं, वो ट्राई वैलेंट होता है ना, तो अगर 4 कोवैलेंट बॉन्ड वाला बनाते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्राई वैलेंट का मिलाया या फिर फास्फोरस मिला दिया, वो पेंटावैलेंट होता है, तो वहां पर उसकी कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। नॉर्मली जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाते, तो रूम टेम्परेचर पे उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम एक सिलिकॉन में थोड़ा सा एल्यूमिनियम या फास्फोरस मिला दें ना, इसकी जो वैलेंसी और इसकी वैलेंसी अलग अलग है, इसकी वैलेंसी 4 है जबकि इसकी 3 है या इसकी 5 है, तो ऐसा कोई इम्प्योरिटी मिलाने से इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है रूम टेम्परेचर पे। तो ये हमारे लिए फिर यूजफुल हो जाता है ना, हम नॉर्मली जो यूज करते हैं वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो ये जो एल्यूमिनियम है, फास्फोरस है, यहाँ पर ये इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये सभी यहाँ पर इम्प्योरिटी है। और इम्प्योरिटी को मिलाने को, एल्यूमिनियम मिला दिया सिलिकॉन में या फिर फास्फोरस मिला दिया इसमें, को हम बोलते हैं डोपिंग ना, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर। जब कुछ भी नहीं था वो प्योर था, प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग ना। हमने बोला कि हैवली डोप्ड सेमीकंडक्टर है, हैवली डोप्ड मतलब बहुत ज्यादा उसमें इम्प्योरिटी मिलाई गई ना, मॉडरेटली डोप्ड मतलब मॉडरेट मिक्सिंग की गई, इस टाइप से लैंग्वेज यूज होगी। और यहाँ ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मतलब प्योर या इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर at room temperature is very low। तो अगर हम उसमें कुछ मिक्सिंग कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं, ड्यू टू डोपिंग कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर will increase heavily, बहुत ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जब हम डोपिंग कर देते हैं। अब ये डोपिंग में कैसे क्या क्या होता है वो समझते हैं। तो अब ये डोपिंग में
आपने क्या डोपिंग की है। अगर हमने 4 वैलेंट वाले सिलिकॉन में ट्राई वैलेंट वाला एल्यूमिनियम मिलाया, तो इससे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम नाम देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर ना। तो मतलब ये जो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर है, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में भी 2 टाइप होंगे, एक होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होगा एन टाइप। वो अभी हम लोग समझते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों पी टाइप है और एन टाइप है। तो हम लोग पहला समझते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर हम वहां पे बोलेंगे जहां पर सपोज आपने सिलिकॉन लिया, तो सिलिकॉन का बॉन्डिंग कितने रहते हैं 4, ये टेट्रावैलेंट होगा ना,